Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 13 of the course of EDC. In today's lecture, we are going to continue with BJTs, and specifically, we will be starting with the numericals of BJTs. Let's begin. So here is question number 1, and if you can recall in the last lecture I mentioned that first of all we should see that what type of BJT it is. आपको BJT की type देख लेनी है, whether it is NPN or PNP. So if I try to observe the symbol of this BJT, it is actually an NPN. Achha, please note that this will be the circuit which will be given to us, and this is the circuit that I have converted based upon the symbols of VC, VB and VE. यानी कि आपको रियल सर्किट के अंदर VC, VB, VE लिखे हुए नहीं मिले होंगे, उनके वो किस पॉइंट पे हैं, वहाँ पे कौन सा करंट होगा, ये सब लिखा हुआ नहीं बताया गया होगा, बल्कि आपने ये सब खुद से लिखना होगा. तो दिस विल बी द सर्किट गिवन एंड यू हैव टू लेबल इट लाइक दिस कि आप उसमें VC, VB, VE मेंशन कर लें, सारे करंट्स को लेबल कर लें सारी ब्रांचेस के अंदर. अच्छा, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस टर्मिनल के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी वो जो है डायरेक्टली उसका वोल्टेज होगा. अगर टर्मिनल के ऊपर कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, लाइक हेयर ऑन द कलेक्टर टर्मिनल वी कैन सी RC ओवर हेयर, then it means that the collector voltage VC and this 10 volt supply, they are not equal. ये दोनों बराबर नहीं है because of the presence of this resistor RC. So based on this we will be starting the analysis. अच्छा, if you can recall when you solved numericals of MOSFETs, if all of the parameters like all resistors were given and all the supply voltages were given, you always started with the assumption of saturation region. मॉसफेट में अगर ऐसा कोई सर्किट आ जाता था जिसके अंदर सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू अवेलेबल होती थी, तो हम सैचुरेशन के असम्पशन से सॉल्व करना शुरू करते थे. बीजेटी में हम एक्टिव के असम्पशन से सॉल्व करना शुरू करते हैं और एंड में चेक करते हैं कि क्या एक्टिव की जो असम्पशन हमने की थी ये वैलिड है या नहीं. अगर वैलिड है तो हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं, और अगर वैलिड नहीं है तो फिर हमें सैचुरेशन की एनालिसिस करनी होती है. ठीक है. अच्छा, तमाम न्यूमेरिकल्स में ऐसा आपको बीटा जो है वो तकरीबन यूज़ करना ही होगा क्योंकि आप एक्टिव की अजम्पशन कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि बीटा की कोई वैल्यू होनी चाहिए. इफ़ द बीटा इज़ गिवन यूज़ दैट वैल्यू. इफ़ द बीटा इज़ नॉट गिवन इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू यूज़ 100. ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ 200 and 300 एज वेल, but it is easy to use beta with the value of 100 if it is not given. Okay, in question number 1 they are saying that consider beta to be 100. उन्होंने आपको बीटा दे दिया है. they are asking find all the nodal voltages, सारे नोड के वोल्टेजेस और ब्रांच करंट्स फाइंड करने कह रहे हैं इस सर्किट के लिए. तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि ये वाली स्टेटमेंट ऑफ कोर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि द गिवन ट्रांजिस्टर इज एन NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, NPN है ये. ओके, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अज्यूमिंग एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन. प्लीज नोट दैट व्हाइल सॉल्विंग BJT बेस्ड सर्किट्स दिस कैन बी अवर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलवेज दैट वी आर अज्यूमिंग द मोड टू बी एक्टिव. एक्टिव मोड के अंदर बेस एमिटर जंक्शन ऑन होता है, आपको पता है, और कलेक्टर के वोल्टेज को बेस के वोल्टेज से ज़्यादा होना होता है NPN के लिए. तो मैंने कहा एक्टिव रीजन है तो इसका मतलब है VBE इसका 0.7 हो गया. ठीक है, ये बात फिक्स है एक्टिव मोड के लिए. VB माइनस VE लिख लिया इस VBE को, 0.7 एज इट इज आ गया. नाउ प्लीज ट्राई टू इंस्पेक्ट द सर्किट. कैन आई सी दैट देर इज नो रजिस्टर कनेक्टेड ऑन द बेस. ठीक है, बेस पे कोई रजिस्टर नहीं है. इट्स और जाहिर है ये पूरा का पूरा वोल्टेज एक्चुअली बेस टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर यहाँ रजिस्टर सपोज यहाँ रजिस्टर लगा हुआ होता तो फिर ये वाला वोल्टेज बेस का वोल्टेज होता, बेस के बाद जो डायरेक्टली जो बेस पे है. Since there is no resistor in between, it means that this VB is equal to 4 volt. तो बेस वोल्टेज की जगह मैंने 4 लिख दिया. ठीक है, VE को मैंने क्या किया है, अगले स्टेप में मैं इस तरफ ले गई हूँ और 0.7 को इधर ले आई हूँ, 4 माइनस 0.7 और VE इस साइड पे आ गया. तो क्या हुआ, मेरे पास एमिटर वोल्टेज की वैल्यू आ गई 3.3 वोल्ट.
एमिटर वोल्टेज की वैल्यू जब मेरे पास आती है तो प्लीज नोट इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू लेबल वेयर द एमिटर वोल्टेज इज इन द सर्किट। एमिटर वोल्टेज अगर सर्किट में कहाँ है मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं ओम्स लॉ कैसे लगा सकती हूँ। ठीक है, सो नाउ यू नो कि आपने जो वोल्टेज VE 3.3 वोल्ट फाइंड किया है इट इज दिस वोल्टेज, वो ये वोल्टेज है। मुझे यहाँ से एमिटर करंट फाइंड करना है। कैन आई अप्लाई ओम्स लॉ? यही ओम्स लॉ मैंने लगाया है। एमिटर वोल्टेज माइनस जीरो यानी रजिस्टर के दोनों टर्मिनल के वोल्टेज को आपने लिया VE माइनस जीरो डिवाइडेड बाय RE किसके बराबर है? एमिटर ब्रांच है, एमिटर का करंट होगा IE के बराबर है। VE की वैल्यू मुझे नोन है, RE की वैल्यू 3.3 किलो ओम है, मेरे पास एमिटर करंट आ गया 1 मिली एम्पेयर। प्लीज नोट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाइल सॉल्विंग ऑल BJT न्यूमेरिकल्स ऑल FET न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर किलो का टर्म आ रहा है या माइक्रो का टर्म आ रहा है तो प्लीज पुट दैट वैल्यू इन द कैलकुलेटर। आपने ये किया कि मैं 3.3 डिवाइड बाय 3.3, ये तो मैंने कैलकुलेटर में आपने पुट करके सपोज निकाल ली वैल्यू और आपने कहा मैं ये खुद से अज्यूम करूंगा कि ये किलो ऊपर जाके मिली एम्पेयर में हो गया। नो, अपने ऊपर इस कैलकुलेशन को मत लेकर आए। डू ऑल द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इस किलो को 10 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 10 की पावर 3 जो है करके कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करें, क्योंकि अदरवाइज आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं अभी ये 1 मिली एम्पेयर आएगा, अगर किसी रजिस्टर के अंदर किलो नहीं हुआ वो सिर्फ 500 ओम्स की हुई तो फिर उससे आपके जवाबात जो है वो गलत आने शुरू हो जाएंगे कि आपने अज्यूम किया हुआ है कि हर वैल्यू जो है वो किलो में है, मेरा आंसर मिली एम्पेयर में आएगा। ये वाला काम मत कीजिएगा। सारी की सारी रजिस्टर की वैल्यूज अलॉन्ग विद द के फैक्टर यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 3 कैलकुलेटर में पुट करके आंसर्स निकालें। ओके, प्लीज नोट के वंस वी हैव एनी वन ऑफ द करंट अवेलेबल, कोई एक करंट आ जाए तो आपके पास करंट को लिंक्स करने के फॉर्मूलाज जो है वो मौजूद हैं। वो क्या फॉर्मूला है? IE का बीटा से IB से रिलेशन भी मौजूद है, IE का IC से रिलेशन भी मौजूद है। उनकी मदद से अगर एक करंट आ गया तो सारे करंट अल्फा बीटा की मदद से करके निकाले जा सकते हैं। लेट अस सी देम हाउ। Okay, so now we know that IE equal to 1 plus beta IB। IE करंट आप फाइंड कर चुके हैं, बीटा की वैल्यू आपके पास 100 है। IB का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? IE ओवर 1 प्लस बीटा, ये बन जाएगा। IE क्या चीज़ है? IE का आंसर 1 मिली एम्पेयर आया, 101 से डिवाइड किया, 9.9 माइक्रो एम्पेयर आपके पास आंसर आ गया। इसमें भी 1 मिली एम्पेयर के अंदर 1 एक्सपोनेंट -3 कैलकुलेटर में पुट किया, डिवाइड बाय 101 किया, कुछ आंसर आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको माइक्रो के फॉर्म में ले जाएं तो उसको 1 एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपके पास 9.9 का फैक्टर आ रहा होगा और आपने चूंकि 1 एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है आपको पता होगा कि यहाँ आपने माइक्रो एम्पेयर लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ डू यू कन्वर्ट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कि माइक्रो कैसे लिखना है। ठीक है, बेस करंट आ गया आपके पास, बेस करंट से कलेक्टर करंट निकल गया बीटा IB वाले फॉर्मूला से। 9.9 माइक्रो पूरा लिखना, 9.9 एक्सपोनेंट -6 कैलकुलेटर में पूरा लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, IC आपके पास आ गया। वंस ऑल द करंट्स आर नोन नाउ वी कैन गो फॉर फाइंडिंग द वोल्टेजेस। करना हमें क्या था? हमें सर्किट में तीनों वोल्टेजेस VB, VC, VE फाइंड करने थे और सारे करंट्स IC, IE और IB फाइंड करने थे। ठीक है, अब हमारे पास करंट सारे आ चुके हैं, ठीक है, और बेस वोल्टेज एमिटर वोल्टेज आ चुका है। एक चीज़ हमारे पास अभी तक नहीं कैलकुलेट हो सकी है, वो है कलेक्टर का वोल्टेज। वो उसके लिए आप क्या करेंगे? ओम्स लॉ लगा लें कलेक्टर के ऊपर, 10 माइनस VC डिवाइडेड बाय RC इज इक्वल टू कलेक्टर करंट IC। ओम्स लॉ लगाया, इसमें से मुझे बेसिकली IC करंट नोन है, RC भी नोन है, एक चीज़ ही अननोन है वो है VC। VC क्या हो जाएगा? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 10 माइनस IC, 2 स्टेप्स मैंने जो है वो 7 कर दिए। बेसिकली मैं IC RC मैंने किया है, ठीक है, और 10 माइनस VC इज इक्वल टू IC RC था, मैंने दोनों की जगह को एक्सचेंज कर दिया है। 10 माइनस IC RC इज इक्वल टू VC, IC की वैल्यू पुट की, RC की वैल्यू पुट की, सबको पुट करके VC का आंसर आ गया 5.347। अब आपने यहाँ पर आने के बाद मैंने पीछे कंडीशंस लिखवाई थी, NPN ट्रांजिस्टर बना के उसकी एक्टिव की कंडीशन और PNP ट्रांजिस्टर बनवा के उसकी एक्टिव की कंडीशन, और इसी तरह से फिर मैंने NPN के लिए सैचुरेशन की और PNP के लिए सैचुरेशन की कंडीशन भी लिखवाई थी।
और सैचुरेशन का कुछ पार्ट आपसे कहा था कि खुद से कीजिएगा, बिल्कुल इसका रेप्लिका होगा। उसमें जाके आपने देखना है कि एनपीएन के लिए कलेक्टर का वोल्टेज और बेस का वोल्टेज किस तरह का होना चाहिए। उसमें आपको नजर आएगा कि वीसी कलेक्टर के वोल्टेज को बेस वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए। आपका कलेक्टर वोल्टेज यहाँ कितना आया है 5.347, आपके बेस का वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। तो कलेक्टर का वोल्टेज वीसी इज ग्रेटर देन वीबी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है एनपीएन के लिए, नॉट फॉर पीएनपी। पीएनपी के लिए वीसी ग्रेटर देन वीबी एक्टिव नहीं होगा, ये जरा देखिएगा। एनपिन के लिए ये कहा जा रहा है कि वीसी जब वीबी से बड़ा होगा तो एक्टिव की कंडीशन होगी। तो मैंने आखिर में ये वेरीफाई किया क्या ऐसा ही है, मैंने कहा हाँ वाकई ऐसा ही है कि चूंकि वीसी वीबी से बड़ा है, हमारी इनिशियल अजम्पशन करेक्ट थी और बीजेटी जो है वो एक्टिव रीजन में ही काम कर रहा है। सो नाउ दिस न्यूमेरिकल इज फिनिश्ड। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे वीसी वीबी से कम आ जाता तो मैं यहाँ लिखती कि हमारा इनिशियल अजम्पशन गलत था, बीजेटी एक्टिव में नहीं सैचुरेशन रीजन में है, मुझे सैचुरेशन के लिए सॉल्व करना है। अभी आगे ऐसा सैंपल आएगा वो देखते हैं। अच्छा प्लीज नोट कि मैं बीजेटी के आपको कोई 10-15 न्यूमेरिकल डेफिनेटली नहीं करा रही होंगी, 10 तक तो 6-8 तक तो हम ऑफ कोर्स पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ये सारे डिफरेंट सैंपल्स होंगे, डिफरेंट तरीके होंगे कि अगर जैसे कि ये किस चीज का तरीका है, ये इसका तरीका है कि तीनों में से किसी एक टर्मिनल पे अगर फिक्स वोल्टेज है तो ये न्यूमेरिकल इस चीज का सैंपल है। अभी अगला भी ऐसे ही एक सैंपल आएगा तो फिर मैं बताती जाऊंगी किस तरह के न्यूमेरिकल का सैंपल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर तीनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल का वोल्टेज सर्किट को देख के ही नजर आ रहा है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस चीज का सैंपल है। क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही एग्जाम्पल का सैंपल होगा और एक्टिव रीजन का भी सैंपल है ये। Now here we are on question number 2। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस सर्किट को एनालाइज करें ताकि सारे नोड वोल्टेजेस फाइंड कर सकें और करंट्स फाइंड कर सकें। सारे नोड वोल्टेजेस का मतलब क्या है? अच्छा प्लीज नोट कि ये जो वीसी वीबी वीई वगैरह यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये सब कुछ मैंने खुद से लिखना है, ये स्टूडेंट्स ने खुद से लिखना होगा। क्वेश्चन में आपको एमिटर बेस वोल्टेजेस के टर्मिनल्स लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ना तो करंट के डायरेक्शन लिखे हुए मिलेंगे, ये सारी चीजें मैंने खुद से लिखी हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट ने खुद से लिखने होंगे। जब आपसे कहा जा रहा है कि सारे वोल्टेजेस फाइंड करें तो इसका मतलब है आपने कलेक्टर का, बेस का, एमिटर का वोल्टेज फाइंड करना है। सारे करंट्स फाइंड करने के लिए कहा है तो आपने कलेक्टर करंट फाइंड करना है, एमिटर करंट फाइंड करना है, बेस करंट फाइंड करना है। ये सारे करंट्स इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। या तो शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं परफॉर्म द डीसी एनालिसिस फॉर द गिवन सर्किट। अगर शॉर्ट फॉर्म में बीजेटी के लिए ये लिख दिया जाए कि इसकी डीसी एनालिसिस परफॉर्म करें तो इसका भी बेसिकली यही मतलब है कि आपने ये तीनों डीसी वोल्टेजेस और सारे डीसी करंट्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कि ये जो शुरू की लाइन है द गिवन ट्रांजिस्टर इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर, आपने अपने सोल्यूशन में नहीं लिखना। ये अंडरस्टूड है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा, इसको आप देख लें कि ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इट्स नॉट एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये सर्किट भी बेसिकली इसी चीज की एक एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर तीनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो फिक्स है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है। बेस का वोल्टेज फिक्स नजर आ रहा है बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट ऑन द बेस। ठीक है, तो ये बात याद रखने की है कि एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। पीएनपी में भी यही किया है कि अज्यूमिंग एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन ये याद रखिएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में वीबीई नहीं होता, वीईबी होता है। अब आप ये पीछे जो हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर को सॉल्व किया था उसमें मैंने बहुत क्लियर बताया था कि पीएनपी में वीईबी होगा 0.7, वीईबी 0.7 फॉर एक्टिव रीजन। पीएनपी में ओपन करके लिखें वीई माइनस वीबी इक्वल टू 0.7। बेस वोल्टेज इसका क्या नजर आ रहा है? बेस वोल्टेज इसका 0 ग्राउंड पे नजर आ रहा है, इसे 0 कर दिया। वीई की वैल्यू आ गई 0.7 वोल्ट। एमिटर वोल्टेज की वैल्यू आ गई आपके पास। जब आपके पास एमिटर की वैल्यू आ गई, आपको पता होना चाहिए कि ये एमिटर वोल्टेज इस वक्त सर्किट में कहाँ नजर आ रहा है। वो एमिटर वोल्टेज एक्चुअली ये है, ये वीई है। क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं ओम्स लॉ लगा लूँ और मैं करंट फाइंड कर लूँ आई, तो 10 माइनस वीई, ओम्स लॉ लगाया आपने एमिटर पे, 10 माइनस वीई डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस आर ई, मुझे ये एमिटर करंट दे रहा है, ये रहा आई।
10 लिखा। VE क्या चीज़ है? VE इज द एमिटर वोल्टेज जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। RE आपने 2 किलो ओम पुट किया, 10 माइनस 0.7 2 एक्सपोनेंट 3 से डिवाइड किया, ये आपके पास एमिटर करंट आ गया। ऑलमोस्ट द सेम मेथड। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लें और उसको खुद से आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, डायरेक्टली इसको रटा लेके नहीं चलें। Okay, now once any one of the current is known, then you can find all the remaining currents because we already know some relations. IE का relations IB के साथ ये मौजूद है, इससे IB आप निकाल सकते हैं। IE आपके पास आ गया, पुट करें, बेस करंट निकाल लें। ये आपके पास जो है वो बेस करंट निकल आया 46.03 माइक्रो एम्पियर। बेस करंट से कलेक्टर करंट बड़े आराम से निकल आएगा यूजिंग द डिफाइंड फार्मूला। बीटा आई बी है 46.03 एक्सपोनेंट -6। आप कैलकुलेटर में पूरा पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास 4.6 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखने की ये है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके करंट सही आ रहे हैं या नहीं। वो ये कि तीनों करंट्स में से सबसे ज़्यादा जो करंट होगा वो होगा एमिटर करंट, और बेस और कलेक्टर करंट का जो सम है वो बेसिकली IE के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि आपने एक इक्वेशन पढ़ी है ना, IE बराबर है IB प्लस IC के। हम कोशिश करते हैं कि ये रिलेशन हम एक्टिव रीजन के अंदर यूज ना करें, एक्टिव की वेरिफिकेशन करने के लिए बिल्कुल यूज कर लें, लेकिन एक्टिव में हम कोशिश करते हैं कि अल्फा और बीटा इस्तेमाल करते हुए हम करंट्स को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसका तरीका क्या हो गया कि एंड में वेरीफाई करने के लिए वेदर अवर कैलकुलेटेड करंट्स आर करेक्ट और नॉट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑलवेज यूज द इक्वेशन IE इक्वल टू IB प्लस IC। IB और IC को एंड में ऐड करके देखिएगा एमिटर करंट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। नाउ वंस IC इज नोन, वी शुड नो कि वो IC बेसिकली यहाँ पे फ्लो होने वाला IC है। ठीक है, अगली चीज जो लास्ट रिमेनिंग है वो कलेक्टर वोल्टेज है। कलेक्टर वोल्टेज को फाइंड करने के लिए मैं ओम्स लॉ लगाऊंगी फिर से कलेक्टर पे, VC माइनस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम इज इक्वल टू IC। ये आ गया आपके पास, आपने पूरा पुट किया, VC की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपके पास एंड में आ रहा है कि VC VB से कम है, तो प्लीज नोट कि जब आप VC की वैल्यू फाइंड कर लें उसके बाद आप जाके जरा PNP, ज़ाहिर है आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। PNP ट्रांजिस्टर के लिए जहां मैंने कंडीशन दिखवाई थी एक्टिव की, वहां चले जाएं और PNP में देखें कि PNP में एक्टिव के लिए VC और VB में क्या रिलेशन होता है, तो वहां क्लियर नजर आएगा कि VC को VB से कम होना है फॉर एक्टिव रीजन। यहाँ ये सिचुएशन वेरीफाई हो रही है। VC की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। बेस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 है। जब VC VB से कम आ रहा है आपके पास, आप कहेंगे हमारी अजम्पशन सही थी और BJT एक्टिव में ही काम कर रहा है। तो दो न्यूमेरिकल्स हमने ऐसे सॉल्व किए हैं, एक NPN एक PNP, जिसमें वन ऑफ द टर्मिनल्स वोल्टेज इज ऑलरेडी नोन और हम बाकी सारे वोल्टेजेस और करंट्स फाइंड कर रहे हैं और करंट्स फाइंड सारे कर रहे हैं, और एंड में हमारे पास एक कंडीशन भी प्रूव हो जा रही है कि वाकई एक्टिव रीजन में था। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। So now in this question number 3 we are going to solve another NPN transistor. The again same question is given, again the same question is given, asking for all the voltages and all the currents, या कहा गया है कि DC एनालिसिस करके दिखाएं। अच्छा, प्लीज नोट दिस सर्किट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सीरीज वेयर वन ऑफ द टर्मिनल्स is directly connected to a voltage. As you can see, the emitter voltage here is connected to ground. अच्छा, अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, बट इट इज़ बेटर टू नाउ डिस्कस कि किसी भी टर्मिनल पे रेजिस्टर का मौजूद ना होना हरगिज़ ये बात की गारंटी नहीं है कि उस टर्मिनल का वोल्टेज, उस टर्मिनल का करंट जो है वो ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल, एमिटर पे रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई या एमिटर का वोल्टेज ज़ीरो है, तो किसी भी टर्मिनल के वोल्टेज का ज़ीरो होना, किसी भी टर्मिनल के रेजिस्टर ना होना हरगिज़ इस बात की गारंटी नहीं है कि वहाँ का करंट जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि प्रीवियसली आपने देखा था कि बेस का वोल्टेज जो था वो एक दफ़ा ज़ीरो भी था, बेस का वोल्टेज एक दफ़ा जो था वो 4 वोल्ट भी था पिछले दोनों एग्जाम्पल्स में, लेकिन बेस का करंट जो था वो ज़ीरो नहीं था। तो इसका मतलब है रेजिस्टर का मौजूद ना होना करंट ज़ीरो की गारंटी नहीं है, या किसी भी टर्मिनल का ग्राउंड वोल्टेज पे होना ये भी
करंट जीरो की गारंटी हरगिज नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सर्किट। द गिवन ट्रांजिस्टर इज एनपीएन एंड वी आर अज्यूमिंग एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। एक्टिव मोड में ये VBE की वैल्यू 0.7 हो जाती है। वी कैन राइट दिस VBE एज VB माइनस VE। VB माइनस VE लिख सकते हैं, 0.7 आ गया। एमिटर वोल्टेज इज एक्चुअली 0 वोल्ट, एमिटर वोल्टेज 0 वोल्ट है। बेस का वोल्टेज क्या है वो अभी हमें पता चल जाएगा जब एमिटर को आप 0 पुट करेंगे। VB आपके पास आ गया बेसिकली 0.7 वोल्ट। नाउ प्लीज नोट कि VB वो वोल्टेज है जो डायरेक्टली बेस पे है। ये 5 वोल्ट इस वक्त VB नहीं था, इसलिए VB नहीं था क्योंकि बेस पे इस वक्त मुझे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जो कि 100 किलो ओम की है, ठीक है। अब अगर मुझे बेस का वोल्टेज फाइंड करना है तो मुझे बेस पे ओम्स लॉ लगाना होगा। अच्छा, एक और पॉइंट जो पहले भी डिस्कस नहीं हुआ और वो ये कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मैंने शुरू में बताया था कि करंट हमेशा बेस के अंदर जा रहा है। तो वेदर द करंट डायरेक्शन इज शोन और नॉट, करंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस करंट विल ऑलवेज बी गोइंग इनसाइड। तो मैं कभी भी जो केवीएल लगाऊंगी मैं VB माइनस 5 का केवीएल नहीं लगाऊंगी। जब भी मैं केवीएल लगाऊंगी आई नो दैट द करंट इज गोइंग इनसाइड द बेस। अगर करंट इनसाइड द बेस जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, 5 वोल्ट हायर वोल्टेज पे है और बेस वोल्टेज कम वोल्टेज पे है, जब भी तो करंट का डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब है मेरा केवीएल होगा 5 माइनस VB, ना कि VB माइनस 5, ठीक है। इसी तरह से PNP का जो एक सर्किट आया था, PNP के लिए करंट हमेशा बेस टर्मिनल से बाहर निकल रहा होगा PNP के अंदर। तो हमेशा हम बेसिकली बेस वोल्टेज माइनस द सप्लाई वोल्टेज का केवीएल लगाएंगे। ये बात बाय डिफॉल्ट फिक्स है कि NPN में करंट बेस के अंदर जाएगा, PNP में बेस से बाहर आ रहा होता है। तो उसी लिहाज से हमें बेसिकली केवीएल लगाना है। तो मैंने ओम्स लॉ लगाया बेसिकली बेस के ऊपर। मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे किस टर्मिनल पे जो है वो ओम्स लॉ लगाना है, मुझे ऐसे पता चल रहा है कि मुझे एमिटर का वोल्टेज तो पता है लेकिन क्या एमिटर पे कोई रेजिस्टेंस है या नहीं। एमिटर पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा ही नहीं सकती। मुझे 2 वोल्टेजेस पता थे, एक बेस का और एक एमिटर का। एमिटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जब भी मैं बेस पे केवीएल लगाऊंगी। पिछले न्यूमेरिकल में भी बेस और एमिटर के वोल्टेजेस ही मुझे पता चल रहे थे, लेकिन बेस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी जब भी मैं एमिटर पे केवीएल लगा रही थी। तो अभी बेस पे केवीएल लगाते केवीएल या ओम्स लॉ एक ही चीज़ है। कभी इक्वेशन को चेंज करके लिख के देखिएगा कि केवीएल और ओम्स लॉ आपको रफली एक ही रिजल्ट दे रहा होगा क्रॉस द रजिस्टर। इस वक्त मैं भी डिटेल में नहीं जा रही, इसको भी आगे जाके जहाँ मैंने केवीएल को ओम्स लॉ को केवीएल से रिप्लेस किया होगा मैं वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, मे भी आगे है। अच्छा, 5 माइनस VB डिवाइड बाई 100 किलो ओम, 5 माइनस VB की जगह 0.7 डिवाइड बाई 100 किलो ओम। बेस करंट आ गया 43 माइक्रो एम्पियर। वंस यू नो द बेस करंट यू कैन ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन, द प्री डिफाइंड रिलेशन टू यूज द एमिटर करंट। ये आपने एमिटर करंट फाइंड कर लिया। एक करंट आ गया, बेस और एमिटर दोनों करंट मिल गए आपको इससे। अगले स्टेप में आपने कलेक्टर करंट यूज किया, आपके पास IC करंट आ गया। IC करंट आने के बाद अगला स्टेप आपका क्या है, बेस एमिटर वोल्टेजेस आ चुके हैं, सारे करंट आ चुके हैं, कलेक्टर का वोल्टेज आपका मिसिंग है। आपने क्या किया, ओम्स लॉ लगाया, 10 माइनस VC डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम बरा IC के बराबर। तो मैंने 10 माइनस VC डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम इज इक्वल टू IC। डायरेक्ट मैंने जो है वो एक स्टेप कर दिया है। प्लीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट ज़रूर लिखिएगा कि अप्लाइंग ओम्स लॉ एट द कलेक्टर। सॉल्व कर लिया मैंने, इसमें से VC की वैल्यू फाइंड कर ली। कलेक्टर वोल्टेज आ गया 1.4 वोल्ट। प्लीज़ कंपेयर दिस कलेक्टर वोल्टेज टू द बेस वोल्टेज यू कैलकुलेटेड। कलेक्टर का वोल्टेज 1.4 आ रहा है, बेस वोल्टेज आपने भी प्रीवियस पेज पे कैलकुलेट किया था 0.7। तो चूंकि कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से ज़्यादा है और ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये बात अभी भी वैलिड है कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है। तो एंड में हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि सिंस कलेक्टर वोल्टेज इज ग्रेटर देन द बेस वोल्टेज द गिवन ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर इज वर्किंग इन एक्टिव रीजन। आवर assumption was correct. Okay, now this numerical is slightly different from the numericals that we have done in the previous examples. In this numerical we are given a circuit where none of the resistor values are available. ना RC की वैल्यू given है, ना RE की वैल्यू given है। And let's see what the statement is.
द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट हैज बीटा इक्वल टू 100। ठीक है, बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है। कह रहे हैं कि इट एग्जिबिट्स वीबी इक्वल टू 0.7। कह रहे हैं इसमें वीबीई का ड्रॉप 0.7 है। कब है? जब कलेक्टर करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है। इन्होंने कहा बीटा तो इस ट्रांजिस्टर का 100 है, इसमें वीबीई की वैल्यू 0.7 उस वक्त होगी जब कलेक्टर का करंट 1 मिली एम्पेयर होगा। कह रहे हैं डिजाइन द करंट circuit so that the current of 2 milliampere flows through the collector। अब ये जो सर्किट को डिजाइन करने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कलेक्टर का जो करंट है वो 1 मिली एम्पेयर नहीं है, 2 मिली एम्पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि VBE की जो वैल्यू मुझे गिवन थी कलेक्टर के करंट 1 मिली एम्पेयर पे, आई कैन नॉट यूज दैट वैल्यू ऑफ 1 मिली एम्पेयर ओवर हियर। यानी कि 1 मिली एम्पेयर पे तो VBE 0.7 था, 2 मिली एम्पेयर पे VBE 0.7 नहीं होगा, कुछ और होगा जो वैल्यू मुझे नहीं पता। और मुझे डिज़ाइन भी 2 मिली एम्पेयर के लिए करना है, 1 मिली एम्पेयर के लिए नहीं करना। मजीद ये कह रहे हैं कि कलेक्टर का वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट हो, जो कि कलेक्टर पे अपीयर हो रहा हो, जो कि बेसिकली ये वाला वोल्टेज है। नाउ वी हैव टू डिज़ाइन द सर्किट। और डिज़ाइन का मॉसफेट से थोड़ा बहुत आपको पहले ही अंदाज़ा होगा कि डिज़ाइनिंग एक्चुअली मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन रेजिस्टर्स। अच्छा, इसमें कहा गया है सबसे पहले कि देखें अगर मुझे RE की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका तरीका क्या होगा। RE की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं ओम्स लॉ लगा सकती हूँ। VE माइनस 15 डिवाइड बाय RE इज इक्वल टू द एमीटर करंट। ओम्स लॉ लगा लूँ। ये VE मेरे पास कहाँ से आएगा? VE मेरे पास VBE से आएगा। VBE आमतौर पे हम कितना लेते हैं? 0.7 ले लेते हैं। यहाँ इन्होंने बहुत क्लियर बताया है कि VBE की वैल्यू 0.7 उस वक्त लीजिएगा अगर कलेक्टर का करंट जो है इफ इट इज 1 मिली एम्पेयर ओनली। और ये तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि यहाँ का कलेक्टर का करंट जो है वो 2 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर नहीं है। इट सिंपली मीन्स दैट वी कैन नॉट यूज दिस वैल्यू ऑफ VBE विच इज 0.7 ओवर हियर। वी शुड कैलकुलेट सम न्यू वैल्यू ऑफ VBE और फिर मैं उसमें से VB को 0 पुट करके VE निकाल सकूंगी। दोबारा से बता रही हूँ, RE को मुझे फाइंड करना है। ओम्स लॉ लगाया मैंने तो VE माइनस 15 डिवाइड बाय RE इज इक्वल टू एमीटर करंट मैं कर लूँ। ठीक है, एमीटर करंट कैसे मुझे पता चलेगा? मुझे कलेक्टर का करंट पता है, IC से IE निकल सकता है बीटा वगैरह यूज करके इनडायरेक्टली। यानी कि कलेक्टर करंट गिवन है तो ज़ाहिर एमीटर करंट तो निकल ही आएगा किसी ना किसी तरह। मुझे VE चाहिए बेसिकली क्योंकि मुझे RE निकालना है। VE कैसे निकलता? VBE से निकलता। VBE 0.7 गिवन है 1 मिली एम्पेयर पे। मुझे डिजाइनिंग 1 मिली एम्पेयर पे करनी ही नहीं है, मुझे कलेक्टर के 2 मिली एम्पेयर पे करनी है। इसका मतलब है मुझे नया VBE फाइंड करना है, वो VBE हम फाइंड करेंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम मुझे ये RC भी फाइंड करना है। कलेक्टर का वोल्टेज अब देखें मुझे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द सर्किट दैट द कलेक्टर वोल्टेज शुड बी 5 वोल्ट एंड द कलेक्टर करंट इज ऑलरेडी गिवन विच इज 2 मिली एम्पेयर। तो VC मुझे पता है 5 वोल्ट है, कलेक्टर का करंट मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 2 मिली एम्पेयर है, तो RC तो डायरेक्ट निकल आएगा। वो मैं यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लूँ या एंड में कैलकुलेट कर लूँ, डजेंट मैटर। मतलब RC को कैलकुलेट करने का ऑलमोस्ट मेरे पास पूरा डाटा मौजूद है। इनफैक्ट वी कुड हैव कैलकुलेटेड RC अर्लियर। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टार्टिंग विद दिस VBE। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे जब 2 मिली एम्पेयर करंट दिया हुआ है उस पर VBE क्या होगा मैं वो फाइंड करूँ। अच्छा, आई डोंट नो इफ डॉक्टर रियाज टॉट यू दिस इक्वेशन और नॉट, लेकिन ये थी पिछले सेमेस्टर के अंदर डायोड के वोल्टेज ड्रॉप की इक्वेशन। प्लीज नोट एंड रिमेंबर कि डायोड है, ऑल्दो डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट होता है और हम कहते हैं कि डायोड का ड्रॉप सिलिकॉन का हमेशा 0.7 रहता है, उसमें से कोई भी करंट गुजर रहा हो। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, बल्कि वोल्टेज में थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस आ रहा होता है जब डायोड के थ्रू जो करंट है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ 0.7 वोल्ट है, 1 मिली एम्पेयर उसमें से करंट है, तो जब उसमें से करंट 2 मिली एम्पेयर होगा तो हो सकता है 0.7001 हो गया हो वो वोल्टेज। अगर मैं कहूँ करंट 3 मिली एम्पेयर है उस डायोड में से, तो
हो सकता है उसका वोल्टेज 0.7003 वोल्ट हो गया हो। कहने का मकसद है कि जब कभी भी किसी डायोड से करंट चेंज होगा उसका वोल्टेज भी चेंज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये VBE के वोल्टेज ड्रॉप को डायोड का वोल्टेज ड्रॉप क्यों कह रही हूँ। तो ये बात अब आपको सबको पता होना चाहिए कि बेस और एमीटर मिला के एक्चुअली में एक डायोड ही बना रहे होते हैं। तो अगर डायोड से गुजरने वाला करंट चेंज हो रहा है तो हम रफली तो उस वोल्टेज को 0.7 कहते हैं अगर वो सिलिकॉन है, लेकिन पॉइंट्स में आगे जाके 0.001, 0.7002, 0.7003, 0.7004 ग्रेजुअली वोल्टेज में चेंज कुछ ना कुछ आ जरूर रहा होता है। वो 100% 0.7 नहीं होता। फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन हम उसको 0.7 लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन जब यहाँ बात की ही जा रही है कि भाई अब आप बताइए कि IC 2 मिली एम्पेयर पे कितना VBE है, तो डेफिनेटली वी कैनॉट इग्नोर इट, वी हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला के अंदर V2 और V1 डायोड के दो वोल्टेज ड्रॉप थे। V1 जो वोल्टेज ड्रॉप था उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट था I1, और V2 जो वोल्टेज ड्रॉप था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट था I2। 2.3 NVT 2.3 NVT log ऑफ I2 ओवर I1, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, अब मुझे V2 यहाँ पे N जो है वो बेसिकली 1 है, V1 जो है यहाँ पे 0.7 है, I1 1 मिली एम्पेयर है, V2 वोल्टेज आप फाइंड करने जा रहे हैं और I2 2 मिली एम्पेयर है। तो इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि नया V2 वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो पता ये चलेगा कि 2 मिली एम्पेयर करंट जब IC था तो उस वक्त VBE का ड्रॉप कितना आ रहा था, 0.717। इस पूरी एनालिसिस को करके आपको पता चला VBE जो है यानी कि V2 जब 0.71 आया तो इसका मतलब क्या है कि VBE की नई वैल्यू है 0.717 कितने करंट पे, IC की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर करंट के ऊपर। ठीक है, okay, so now we know that the value of VBE is 0.717. From the circuit we can clearly see कि VB 0 वोल्ट है, माइनस VB की जगह 0 लिखा, VE माइनस 0.717 आ गया। प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग कि आपके जो सर्किट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये माइनस में आ गई, तो ये माइनस की वैल्यू ठीक है भी नहीं। ये ज़रा सा देख इसलिए लीजिएगा कि इस वक्त आपके सर्किट के अंदर मैक्सिमम सप्लाई +15, मिनिमम सप्लाई -15 है। अगर कोई वोल्टेज आएगा तो वो +15 और -15 के दरमियान में हो सकता है, वो +16 का वोल्टेज नहीं आ सकता, -16 वोल्टेज नहीं आ सकता। जो भी वोल्टेज आएगा इन बिटवीन आ रहा होगा तब तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि उनका आंसर -17 आ रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके सर्किट में सप्लाई नेगेटिव लगी हुई ही नहीं है, आपका सर्किट में सपोज करें सप्लाई, मैं इस वक्त कोई स्पेसिफिक की बात नहीं करी, सर्किट में सप्लाई थी ही ग्राउंड और +15, माइनस सप्लाई थी ही नहीं, तो फिर आपका कोई वोल्टेज सर्किट में नेगेटिव नहीं आ रहा होगा। ये बात जरा सा देख के कीजिएगा, अंधाधुंध वोल्टेजेस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, इट मेक सेंस, क्योंकि बेस का वोल्टेज 0 है, एमीटर वोल्टेज उससे भी कम है, तो VE यकीनन कुछ नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर सपोज करें यहाँ एमीटर मेरा ग्राउंड होता, जस्ट फॉर एग्जांपल बेस पे कुछ भी होता है, एमीटर ग्राउंड होता, तो फिर मेरा जो VE है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता था। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के दौरान चेक करते रहिएगा। बहरहाल, नाउ वंस वी नो द वैल्यू ऑफ VE वी कैन कैलकुलेट द करंट्स। अच्छा, पहली बात ये कि देखिए मुझे इस वक्त VE की वैल्यू मिल गई है, मुझे एमीटर का करंट चाहिए ताकि फिर मैं ओम्स लॉ लगाऊं। ठीक है, तो मैं अब IC इज इक्वल टू अल्फा IE का रेशो मैंने यूज किया है। IC अल्फा IE के बराबर होता है, IC अल्फा IE के बराबर है, अल्फा की जगह मैंने लिखा है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ओके, प्लीज नोट वन थिंग के प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ नहीं बताई गई, लेकिन अल्फा की जगह हम बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा लिख सकते हैं, यानी ये अल्फा का फॉर्मूला है बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। सिमिलरली कभी आपको अल्फा की वैल्यू गिवन हो और बीटा गिवन ना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा। अगर आपसे कहा जाए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, यूज दिस वैल्यू ऑफ अल्फा टू कैलकुलेट बीटा, ये क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है। अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब है कि बीटा अपनी मर्जी से अज्यूम नहीं करना है, जो अल्फा गिवन है उससे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर होता है बीटा के। बीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। ठीक है,
ये दो फॉर्मूलाज हैं जिससे हम अल्फा और बीटा एक दूसरे से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई की वजह से मैंने अल्फा की जगह बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा लिख दिया है, और फिर उसके बाद जो है वो आप कैलकुलेट कर लें। आई ई बराबर हो जाएगा 1 प्लस बीटा आई सी ओवर आई बी। कलेक्टर करंट गिवन था 1 प्लस बीटा 101 आ गया, 100 आई ई आपके पास आ गया 2.02 मिली एम्पेयर। इसके बाद यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ई यूजिंग ओम्स लॉ एट द एमीटर। अब ओम्स लॉ एमीटर टर्मिनल पे अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वी ई वोल्टेज आपने कैलकुलेट किया है ये कहाँ पर है। वी ई माइनस माइनस 15, वी ई माइनस माइनस 15 ओवर आर ई बराबर होगा एमीटर करंट आई ई के। वी ई की वैल्यू आपने माइनस में पुट की, माइनस माइनस ये 15 प्लस हो गया, आर ई आपके पास आ गया। आर ई आपके पास 2.02 से डिवाइड करके 7.07 किलो ओम ये वैल्यू आ गई। ठीक है, लास्टली वी आर लेफ्ट विथ जस्ट वन पैरामीटर विच इज द आर सी। आर सी के लिए अगेन वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टर वोल्टेज अगर आपको गिवन है तो वो सर्किट में कहाँ पर है। हेयर इज द कलेक्टर वोल्टेज विच इज गिवन एज 5 वोल्ट्स इन द सर्किट। 15 माइनस वी सी डिवाइडेड बाय आर सी इज इक्वल टू आई सी। तो ये 15 माइनस वी सी ओवर आर सी लिखा हुआ है, वी सी की जगह मैंने 5 पुट किया। आर सी मुझे फाइंड करना है। कलेक्टर करंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एज 2 मिली एम्पेयर, वो आपने 2 मिली एम्पेयर लिखा। कलेक्टर करंट आपके पास कलेक्टर रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 5 किलो ओम, ये आपके पास कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो दिस वाज एक्चुअली अ डिज़ाइन प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको एमिटर और कलेक्टर रेजिस्टेंसेस फाइंड करने थे। ये भी इसकी एक एग्जांपल हो गई। Okay, this is the question that we will be doing next. However, the time is about to finish, so we will be doing this numerical in the next class.